नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्शन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अगले ही टॉपिक यानी कि रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन के बारे में। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगेन सेम बात, हिंदी मीडियम वाले भी बने रहे, इंग्लिश मीडियम वाले भी बने रहे, मैं दोनों में पढ़ाने वाला हूँ। तो आज अपन इससे पहले अपन ने कौन कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लिया मैं आपको बता दूं। अपन ने रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन खत्म कर दिया है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण से हमने जो इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब बनाने के जो प्रोसेस है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया अब तक। एक डेरिवेशन था जो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो पोल तक की डिस्टेंस होती है, जिसको आप कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, जो कि डबल होती है यानी कि दोगुनी होती है किसकी, फोकस दूरी की यानी कि फोकल लेंथ की। वो अपन ने बात कर ली थी, उसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया है। सो अब तक अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस की क्लास 10th की, तो वहां पर आप जाकर इस चीज को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन जिसको आप हिंदी में अपवर्तन कहते हो, अपवर्तन है ना, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। हमने आपको अभी तक बताया था यानी कि परावर्तन की यानी कि रिफ्लेक्शन की जब तक अपनी बात हुई थी, रिफ्लेक्शन के अंदर अपने बात करी थी कि जब तक ये सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होगी यानी कि पॉलिश की हुई होगी इस सरफेस पर, और ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी यानी कि यहाँ पर लाइट टकराने के बाद में आर पार नहीं जाएगी, इधर निकल जाएगी, है ना, वापस से उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो अपने ने कहा था इसे परावर्तन। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर जो मीडियम था वो कैसा था, मीडियम ओपेक था। ओपेक था एक तरीके से। ओपेक मीडियम वही मीडियम होता है जिसके अंदर से मतलब आर पार कोई अगर लाइट नहीं जाए। ट्रांसपेरेंट वो होता है, ट्रांसपेरेंट हिंदी वाले समझ रहे होंगे शायद कि ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसके आर पार देखा जा सके, है ना। तो आर पार देखोगे कब, जब कोई लाइट उसके आर पार पास हो रही है तभी तो देख पाओगे आप। तो बस वही बात यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन के अंदर करने वाले हैं। अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ध्यान रखें मैंने जो सरफेस है वो दोनों चेंज कर दी है। अभी मैं ट्रांसपेरेंट ले रहा हूँ, पहले मैं पॉलिश्ड सरफेस ले रहा था जिसके ऊपर से रिफ्लेक्शन हो। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है तो ऑब्वियस है लाइट जो है वो आर पार निकल जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये लाइट आए ऐसे, मान लीजिए ये कोई लाइट आई है, लाइट आने के बाद में अगर ये अपने पाथ को चेंज कर ले, पाथ को क्या कर ले, चेंज कर ले। लेट मी कंसीडर दिस वन। मान लीजिए ऐसे लाइट आई है, लाइट आने के बाद में क्या होगा उसको अपने को स्टडी करना है। मान लीजिए ये एक मीडियम 1 है, ये कोई मीडियम 2 है। मीडियम मतलब होता है माध्यम, ये माध्यम नंबर 1 है, ये माध्यम नंबर 2 है। इंग्लिश वाले भी समझ रहे होंगे, मीडियम बोल रहा हूं मैं, डोंट वरी। ये मान लीजिए एयर है यानी कि वायु यानी कि हवा है। ये मान लीजिए जल है यानी कि पानी है यानी कि वाटर है ना। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले उसको समझने के लिए ये कैसे डेविएशन होता है यानी कि अपने पाथ से भटक जाती है, हट जाती है, बैंड हो जाती है ना, टेढ़ी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, उसके साथ समझें। ऐसे समझने की मतलब जरूरत करोगे कि डायरेक्टली बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन, तो आपको जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा, बस ये रटके रह जाओगे। तो मैं यहाँ पर 4 कंडीशन लेना चाहता हूँ। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये कंडीशन नंबर जो 1 है, इसके अंदर मान लीजिए ये एक रोड है, ये सारे के सारे क्या हैं, रोड हैं, सड़कें हैं। यहाँ पर कोई भी व्हीकल नहीं है, कोई भी वाहन नहीं है, कोई भी मोटरसाइकिल या फिर ट्रक व्रक कुछ भी नहीं है। और आपको एक मोटरसाइकिल दे दी गई है, बाइक दी गई है, आपको कहा जाओ, ठीक है। सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भी कही जाओ, जाओ और जाओ, लेकिन तीनों में चारों में कंडीशन अलग है। यहाँ पर कोई भी वाहन नहीं है, कोई भी व्हीकल नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ व्हीकल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कंपेयर देन दिस वन आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब सबसे ज्यादा वाहन इसी वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास 4 कंडीशन होगी, कंडीशन 1, 2, 3 और 4। बड़े ध्यान से सुनना, इससे अच्छा डिस्क्रिप्शन, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जरा ध्यान से देखें। अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि आप जाओ, तो आप क्या करोगे, आप तो भाई हीरो हो तो ऑब्वियस है कि आपको जैसी खाली रोड मिलेगी आप 100, 110 जितना हो सके उतना स्पीड से चलाने की कोशिश करोगे। पहली कंडीशन, स्पीड विल बी मैक्सिमम, लेट मी कंसीडर मैक्सिमम, है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ 1-2 मोटरसाइकिल अगर आपको रास्ते में दिखती है तो आप क्या करोगे, थोड़ा कम करोगे।
हाँ, ये बात अलग है कि आप यूं घुमाकर मोटरसाइकिल निकल जाओ, उस घुमाने वाले को ही अपन बात करने वाले हैं अपवर्तन के अंदर। लेकिन अभी के लिए एक बार मान लीजिए आपकी स्पीड ऑब्वियस है कम होगी ना, थोड़ा खतरा बढ़ेगा तो ऑब्वियस है डर लगेगा, स्पीड थोड़ी कम होगी कंपेयर देन दिस वन। मान लीजिए इसमें स्पीड इतनी थी, इसमें स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, इतनी बात मानते हो? केस नंबर 1, केस नंबर 2, इसमें थोड़ी और ज्यादा है, ऑब्वियस है थोड़ी और स्पीड कम होने वाली है। लेट मी कंसीडर दिस वन, मान लीजिए स्पीड इतनी ही रही। मान लीजिए चौथा वाला है, चौथे वाले के अंदर तो कोई मजाल ही नहीं है, कोई बंदा 150 125 पे निकाल दे, चांस ही नहीं है, तो इसमें और भी कम होने वाली है। इतनी बात आप मानते हो? स्पीड विल बी मैक्सिमम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ी कम और उससे थोड़ी कम। इतनी बात समझ में आई सबको? बस मैं यही इसी बात को समझाना चाहता था कि आपको पता होगा जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है यानी कि जो वेलोसिटी है यानी कि जो चाल है, वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है किसमें? वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में, यानी कि जहां पर कोई मॉलिक्यूल नहीं हो। निर्वात हिंदी वाले समझते नहीं है कि निर्वात होता क्या है एक्चुअली, बस उन्हें पता है बस निर्वात। निर्वात का मतलब है जहां पर कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हो, ठीक है, इसी को कहते हैं निर्वात, जहां कोई भी मॉलिक्यूल ना हो। ठीक है, उसके बाद अपन ने 3 कंडीशन ली है। तो ये वैक्यूम वाली कंडीशन बताई थी एक्चुअली मैंने, ये गैस वाली थी, ये लिक्विड वाली थी, और लास्ट वन जो थी वो सॉलिड वाली थी। यानी कि मैं हिंदी में अगर कहूं तो ये लिक्विड यानी कि तरल, ये गैस, और सॉलिड को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस। ठोस में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे ज्यादा अणु होते हैं, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या, इससे कंपैरिजन में थोड़े कम, इससे थोड़े कम, और इसमें होते ही नहीं है ना? तो आपका और लाइट का एक तरीके से बराबर ही है काम। जब भी आप जाते हो और लाइट जाती है, अगर लाइट के बीच में मॉलिक्यूल्स आते हैं तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है? जैसे आपके साथ हो वही लाइट के साथ होगा, जब खाली मिलता है तो स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है लाइट की, जैसे आपकी होती है, सेम एज लाइक दैट, है ना? अब आप कहोगे सर कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल्स हैं, तुम बैंड होकर निकल जाएंगे, थोड़ा सा घूम कर निकल जाएंगे, बस उसी को तो अपन रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। यानी कि अगर जब लाइट, मान लीजिए एयर, और अगर मैं जल की बात करूं यानी कि मैं अपनी जो वाटर की बात करूं, तो किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होंगे कंपेयर देन फर्स्ट वन? सेकंड में ज्यादा होंगे ना। अगर इसके कंपैरिजन में, अगर इसकी बात करूं, इसकी तुलना में इसकी बात करूं, तो इसके मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होंगे। जब पास पास होंगे तो इससे तो कम ही स्पीड होगी ना, इसमें इससे तो कम ही होगी ना स्पीड, इतनी तो मानते हो। जब स्पीड कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? ये अपने पास से बैंड हो जाता है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। यानी कि ये जो अपने जगह से बैंड हो जाती है, इस बैंड होने को अपने जगह, जो अपना पाथ है, अपना जो पथ है, उसको चेंज कर लेती है, बदल लेती है, या फिर विचलित हो जाती है हिंदी में कहे तो, उसी को अपन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कहते हैं। तो डेफिनेशन वाइज मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पहले इंग्लिश वाले लिख लें। क्या है कि व्हेन द लाइट enter in one medium from another medium, then it will get deviate from its original path. So this deviation of light or bending of light, so this deviation or bending of light from its original path is known as रिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज डायरेक्टली लोग कह देते हैं, डेफिनेशन लिखवा देते हैं, काम खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा कंसेप्ट को सीखने की जरूरत है। जरूरत क्या है? समझने की, मतलब एक तरीके से मैं ये कहूंगा समझना चाहिए आपको, तभी तो चैनल का नाम मैंने कंसेप्ट जोन रखा है। सो आपको समझ आया कि क्या है रिफ्रैक्शन? तो अगर आपने ये चीज समझ ली है, अगर नोट कर ली है तो प्लीज, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। मैं आप पोस्ट करके मैं थोड़ा सा मिटा के यहाँ पर हिंदी वालों को डेफिनेशन लिखवा देता हूँ।
तो सुनिए ध्यान से, हिंदी वाले अपवर्तन कहते किसे हैं? जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही विचलन अपवर्तन कहलाता है। देखो इतने तो वैसे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हो तो इतनी तो आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए। तो आप प्लीज इसको थोड़ा पोज करके लिख लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि भाई इसका मतलब क्या है अच्छे से एक डायग्राम के साथ, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके पारदर्शी, जिसको आप हिंदी में कहते हो पारदर्शी मीडियम, जिसके आर पार आप देख पा रहे हो। यहाँ से कोई लाइट आई, लाइट आने के बाद में क्या हुआ, ये मीडियम 1 था, मैंने बताया एयर, और ये मान लीजिए वाटर, मान लीजिए ग्लास, मान लीजिए जो आपको समझ में आए, लेकिन इससे तो इसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे ना। कंपैरेटिव, अपने को कंपैरिजन करना, दोनों में तुलना करनी है, ये बात ध्यान रखें। तो ये ऐसे हो जाएगी, मान लीजिए ये एक अभिलंब है, नॉर्मल है 90 डिग्री वाला, जैसा कि मैंने रिफ्लेक्शन में बताया था, प्लीज अपना वो लेक्चर रेफर कर लें। अगर ये ए है, ये ओ है, ये बी है, और ये मान लीजिए मीडियम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये मीडियम जो है ये एक तरीके से स्लैब मान लीजिए, टप मान लो, ऐसे कुछ। ये मीडियम बस इतना ही है, उसके बाद ये वापस यहाँ आ जाएगा, है ना। तो मान लीजिए ये कुछ ऐसे निकलेगी, है ना। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट मैंने ओ एन मान लो, है ना। ये बी मान लो, ये एक्स मान लिया मैंने, और ये मैंने मान लिया वाई, और ये मैंने एस मान लिया, ये मान लिया टी, और ये एबीसीडी आप चाहो तो ए एक्स एक्स वाई जेड कुछ भी आप स्लैब को नाम देख सकते हो, पी क्यू आर एस दे दो, कुछ जो भी आपकी मर्जी है ना। तो इसी बात समझ में आई। तो यहाँ पर लाइट देखो, ए आई, ओ तक आई, फिर एन तक गई, फिर एन से बी तक गई है। तो ये आई है लाइट। आने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? हमेशा एक ही बात जो अपन ने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ी थी, आने वाले लाइट को इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। उसके बाद में ये देखो, ये क्या हुई, सॉरी रिफ्रैक्ट हो गई है ना। अपवर्तित किरण, जिसको आप हिंदी में कहोगे अपवर्तित, अपवर्तित या फिर रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद देख रहे हो ये इमर्ज हुई है, इस मीडियम से निकल गई है, बाहर आ गई है, तो उसे कहते हैं इमर्जिंग रे, है ना। इसे कहते हैं इमर्जिंग रे। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बार होने के बाद में यहां पर आप देखो, गौर करो, यहां से जब ये इस मीडियम में एंटर करी थी तब ये इस तरफ आई, लेकिन देखो यहां पर से जब ये वापस निकली तो मैंने इस तरफ बाहर की तरफ बनाई है रे, ऐसे। समझ में आ रही है? यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो अलग अलग है, दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। ये वाला एंगल आई, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं इंसिडेंट एंगल। ये वाला एंगल अभिलंब यानी कि नॉर्मल, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पर क्योंकि इमर्ज हुई है, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज नोन एज इमर्जिंग एंगल। तो मैं यहाँ पर फिर से हमेशा की तरह टर्मिनोलॉजी लिख देता हूँ, एओ रिफ्रैक्ट, सॉरी इंसिडेंट रे, आपतित किरण, हिंदी वाले लिख लें साथ साथ में प्लीज। और ओ एन जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे यानी कि सॉरी अपवर्तित किरण, और उसके बाद में एन बी वह इमर्जिंग रे, है ना। और ये हो गया आई, एंगल आई जो अपना अभिलंब ओ एक्स और इन दोनों के बीच में है, ए ओ एक्स जिसको आप कह रहे हो, एंगल ए ओ एक्स। ये अपना है आपतित कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर यानी कि अपना जो है एंगल वाई ओ एन, वाई ओ एन, ये वाला है रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना। और जो एंगल ई है वो है इमर्जिंग एंगल यानी कि टी, एंगल टी एन बी, ये है अपना इमर्जिंग एंगल। और अगर मैं बात करूं एक्स वाई की, एक्स वाई है नॉर्मल यानी कि अभिलंब, और एस टी भी क्या है, नॉर्मल यानी कि अभिलंब।
और ये अपना आप चाहो तो जो भी नाम देना है ABCDEFGHI जो भी देना है वो दे दीजिए, ये आपकी स्लैब हो गई। तो ये था पूरा आपका रिफ्रैक्शन होता क्या है। इसके भी आगे जाके आप स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, बट अभी आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो रिफ्रैक्टिव अपना जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, उसके अंदर एक चीज आप और देखें, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये लाइट ऐसे घूमेगी, उसके बाद में जब ये यहाँ से निकलेगी बाहर तो ये वापस से ऐसे हो जाएगी, है ना। तो आप देखो ये अपना जो नॉर्मल बनाया मैंने दोनों जगह पर, एक बार नॉर्मल की तरफ आ रही है और एक बार नॉर्मल से दूर जा रही है। तो जब भी ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये वापस है मीडियम 1, ये इसे कहते हैं रेयर मीडियम, इसे कहते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो, पास पास मॉलिक्यूल हो, उसे कहते हैं डेंसर। और इसे कहते हैं कौन सा, अपना रेयर मीडियम, जिसके पार्टिकल क्या हो, दूर दूर हो। इसको हिंदी में कहते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल मतलब पतला, एक तरीके से कम मॉलिक्यूल वाला, जिसके अंदर कम अणु हो। और डेंसर जिसको आप कहते हो सघन माध्यम, घना, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल वाला, है ना। तो जब भी लाइट, मैं आपको दो है इसके अंदर, फर्स्ट वन क्या है कि जब भी लाइट विरल से सघन यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, रेयर से डेंसर या फिर विरल से सघन मीडियम यानी कि सघन माध्यम के अंदर जब ये एंटर करेगी, तब क्या होगा, हमेशा ध्यान रखें, द लाइट विल नियरर टू, और क्या कह सकते हो, पास में आएगी किसके, अभिलंब के, नॉर्मल के। देन द लाइट विल नियर टू द नॉर्मल, यानी कि पास आएगी, पास से निकलेगी, एंगल क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखें। दूसरा, जब डेंसर से रेयर में जाए या फिर सघन से विरल में जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, द लाइट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द लाइट विल अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये आपने देखा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपने अगले लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे, मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ, अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये क्या सीन है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है, आपने वीडियो देखा है, यहाँ तक पहुंच गए हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, आपको क्या है कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में, उसके बाद में अपन देखेंगे लेंसेज, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।